नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास ब्लॉकेड लगाने के बावजूद ईरान का तेल आज भी दुनिया के अन्य देशों तक पहुंच रहा है, तो क्या आप यकीन करोगे? इन शॉर्ट, ईरान ट्रंप के नाक के नीचे अपना व्यापार कर रहा है। मतलब आप यकीन करेंगे इस बात पर? अगर मैं कहूं कि अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्ते भले ही बंद कर दिए हों, लेकिन ईरान ने अपनी रेल पटरियां खोल दी हैं। उसके माध्यम से आज वो अपना व्यापार कर रहा है। जी हाँ, आज पाकिस्तान और चीन को ईरानी तेल लगातार नॉन स्टॉप मिल रहा है। वहीं पर 140 करोड़ आबादी वाला हमारा ये विश्व गुरु, हमारा ये भारत बाहर खड़ा होकर के देख रहा है। तो क्या आप यकीन करेंगे इन तमाम बातों पर? तो बस आज की तस्वीर सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये तस्वीर है ईरान की तरफ से अमेरिका को दी जाने वाली खुली चुनौती की। ये तस्वीर है बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स की, और ये तस्वीर भारत से भी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है, बहुत कुछ सवाल पूछ रही है। आज हम बात करेंगे उस ट्रेन की जिसने अमेरिका, ईरान, चीन, पाकिस्तान और भारत को एक ही पटरी पर ला खड़ा किया है। जी हाँ, इस समय पूरी दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिकी हुई है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचता है। लेकिन जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा, जब नाकेबंदी की बात से स्टार्ट हुई, तब ईरान ने दुनिया को एक और संदेश दिया, अगर समुद्र बंद करोगे हमारा तो हम ज़मीन से निकल जाएंगे। और यही वजह है कि अब ईरान तेल कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, रेल कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा है अपने तेल के लिए। अब ज़रा नक्शे को आप ध्यान से समझिएगा। सो गैस, चीन ईरान कॉरिडोर एक तैयार किया गया था मई 2025 लास्ट ईयर। ये कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था। इसकी लंबाई है लगभग 10,400 किलोमीटर और इसका रूट है ईरान से स्टार्ट होगा, तुर्कमेनिस्तान जाएगा, उज्बेकिस्तान का रूट है उसको टच करेगा, फिर किर्गिस्तान जाएगा, फिर कजाकिस्तान, फिर पहुँचेगा चीन में। 10,400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ईरान अपना कच्चा तेल इस रेल कॉरिडोर के माध्यम से, इस सड़क कॉरिडोर के माध्यम से अन्य देशों तक पहुंचा रहा है। और दोस्तों, समुद्र से माल पहुंचने में जहां 30 से 40 दिन लगते हैं, वहीं रेल से सिर्फ 12 से 15 दिन लगते हैं, यानी लगभग आधा समय। और एक बड़े तेल टैंकर में, जो शिप के ऊपर जो टैंकर दोस्तों जो फिट होते हैं, जो टैंकर जो जाते हैं यहाँ से वहाँ शिप के माध्यम से, उसके एक टैंकर की कैपेसिटी होती है 20 लाख बैरल से ज़्यादा। जबकि एक रेल शिपमेंट की क्षमता लगभग 60 से 70 हज़ार बैरल बताई जाती है। जी हाँ, रेल शिपमेंट के माध्यम से क्वांटिटी काफ़ी कम जा रही है, क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी कम जा रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाए, मुनाफा 0 रुपीज़ हो या फिर मुनाफा कुछ रुपए में कुछ तो हो, तो ईरान शायद अभी इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है। और लेकिन इस एक्शन के माध्यम से ईरान एक बहुत बड़ा संदेश तमाम देशों को दे रहा है, दुश्मन देशों को पहुंचा रहा है। ईरान दुनिया को ये बता रहा है कि हमारे रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन हमारे इरादे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। देखिए ना आप पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान ईरान से व्यापार कर रहा है, चीन व्यापार कर रहा है, लेकिन भारत अब तक कोई भी व्यापार नहीं कर पाया अपना स्टार्ट ईरान के साथ में। सो गैस, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टक देश है। हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं अन्य देशों से। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। और भारत हर साल लगभग 23 से 25 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे में सस्ता ईरानी तेल भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, लेकिन वर्षों से अमेरिका प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव के कारण भारत ने ईरान से तेल खरीद लगभग बंद कर दी है, बहुत ही कम कर दिया है। ट्रम्प चाचा ने बोला था हमसे, भैया आप रूस से तेल बाय मत करो, हमारी 85% की नीड 46% तुम्हारी रूस पूरी करता था सस्ते दाम में। लेकिन ट्रम्प चाचा ने बोला तो हमने मान लिया, हमने इसको 20% के आसपास कर दिया। आखिरकार हमारे विश्व गुरु का डर किस बात का है? आपको क्या लगता है? दोस्तों, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ये चाबहार वाली परियोजना अगर पूरी क्षमता से, अगर तरीके से विकसित हमारी हो जाती, तो आज भारत के पास में भी एक अल्टरनेटिव व्यापारिक गलियारा होता, एक वैकल्पिक हमारे पास एक रास्ता होता। जो रास्ता भारत के लिए अवसर बन सकता था, वही रास्ता आज दूसरों के लिए लाइफलाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए,
चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा ईरान की कि ईरान के यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए ईरान के ऊपर लगातार ट्रंप अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, लगातार उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना टोल वसूली नहीं कर सकते, लगातार धमकियाँ दे रहा है। लेकिन ईरान की भाषा आज भी नहीं बदली है। ईरान का कहना ये कि हम आदेश नहीं सुनेंगे, हम दुश्मन से अपनी शर्तों पर बात करेंगे। अगर हमारी शर्त आप मानने के लिए तैयार हो तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, हम थोड़ा सा जंग को रोक सकते हैं। तो अगर हम अपने फैसले खुद लेंगे, ईरान का साफ साफ कहना यह है। और यही वजह है कि तेहरान की सड़कों पर, ईरान की सड़कों पर हज़ारों लोग सरकार के समर्थन में उतर रहे हैं और जनता का समर्थन ही ईरान की सरकार को सबसे बड़ी मजबूती दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की जनता इजराइल की सरकार के खिलाफ खड़ी है, अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई है। और जब जनता किसी देश की सरकार के अगेंस्ट होती है ना, तो वो देश कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल धराशायी हो ही जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था श्रीलंका के अंदर, इसका एग्जाम्पल हमने देखा है बांग्लादेश के अंदर। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों में राख बन गए, खाक बन गए। बड़े से बड़े टॉप लीडर अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की नाकेबंदी से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो सकती है ईरान की, लेकिन राष्ट्रवाद अक्सर और मजबूत हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है और यही सेम मंजर हमको इस समय ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उसकी गीदड़ भपकी के बारे में। व्हाइट हाउस में बीते कल के दिन एक लंबी बैठक हुई, लगातार लंबी पर लंबी बैठक हो रही है। एक सिचुएशन रूम तैयार किया गया, जिसमें बड़े से बड़े सलाहकार बैठते हैं, लेकिन फैसला आज तक तरीके से निकल के सामने नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि दाव बहुत बड़ा है। ईरान को जो वो छोटा देश समझ रहे थे, इसके ऊपर जो भी एक्शन है, इनको बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे ट्रंप जो है बड़े से बड़े एक्शन ले चुके हैं, लेकिन ईरान ने अकेले अपने दम पर इसके दांत खट्टे कर रखे हैं। ट्रंप की प्रमुख शर्तें हैं कि भैया ईरान XYZ शर्तें माने। जैसे इसकी शर्त ये है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला रहेगा, जहाज़ों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, परमाणु गतिविधियों पर निगरानी होगी। ये इसकी शर्तें हैं। बट वहीं पर ईरान की शर्तें ये है कि भैया मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मेरा अधिकार रहेगा, इस जंग में जो मेरा खर्चा हुआ है उसकी आप भरपाई करोगे, फ्यूचर में आप मेरे पर कोई भी जंग नहीं करोगे, इसकी मुझे चाहिए इंटरनेशनल गारंटी, लिखित गारंटी। ये शर्त है इस समय ईरान की। तो इस समय दोनों ही कहीं ना कहीं अंगत का पैर बने हुए हैं। एक भी इंच का हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी करने के तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान इन शर्तों को मान लेगा इतनी आसानी से? भाई मेरा मानना ये है कि शायद ईरान शर्तों को नहीं मानने वाला। जी हाँ, अब तक संकेत यही बताते हैं कि ईरान जल्दबाजी में झुकने वालों में से नहीं है। जितना उसको आप झुकाने का प्रयास करोगे, उतना ही और भी अधिक वो एग्रेसिव रूप में आपके ऊपर तांडव कर देगा, आपके ऊपर हल्ला बोल कर देगा। यही तो ईरान अब तक करता हुआ है, जो हम लोग देख रहे हैं। सोचिए, इस जंग को 90 दिन पूरे हो चुके हैं। एक छोटे से देश ने दुनिया के ताकतवर देश की आंखों में आंखें डाल करके अपनी शर्तें सुनाई हैं। इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक हमारा देश है जो लगातार अपने ट्रंप चाचा से लगातार डर रहा है। चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है तो भारत में टीवी चैनलों पर क्या दिखाया जाता है? हमको दिखाया जाता है धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम की बहस। ये ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। हमारा माइंड वहाँ पर स्विच हो जाता है। जो मुद्दे की बातें होती है उनसे हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है, कोई जनता ये नहीं पूछती है वर्तमान की सरकार से या फिर नेताओं से या फिर कंपनियों से कि जब भारत 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है तो हमारी तेल भंडारण क्षमता अन्य देशों के मुकाबले इतनी कम क्यों है? क्या हमारे विश्व गुरु का हाथ बहुत टाइट है? क्या हम अपने स्टोरेज कैपेसिटी का जो साइज है उसको नहीं बढ़ा पाए? बताइए एक बार। नेताओं और तेल कंपनी से सवाल होना चाहिए था कि भारी मुनाफे के बावजूद तेल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही है? क्या हर वैश्विक संकट को आम जनता पर महंगाई थोपने का बहाना बना दिया जाता है? जी हाँ, असली बहस तेल पर, महंगाई पर और जनता की जेब पर होनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ टीवी की राजनीतिक लड़ाइयों पर। सोचिए, 90 दिन इस जंग को हो चुके हैं। हम इतनी जल्दी हम लोग रहते की तरह फैल गए। हमारे विश्व गुरु के बाबूजी ने आकर के जनता से अपील करी है, भैया कारपूल करो, विदेश जाना बंद करो, घुमाई फिराई बंद करो, ठीक है? और हो सके तो आप कारपूल करो और खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करो। कल से आप ना कढ़ाई में बस तेल के छींटे मारना, उससे अपनी सब्जी छोंकना। ये नौबत आ चुकी है। वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, ठीक है? जंग का इफेक्ट उन देशों के ऊपर भी पड़ा होगा, बट किसी के देश के भी टॉप लीडर ने इतनी सारी अपीलें एक साथ जनता के सामने नहीं करी है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। सोचिए एक बार, हम जल्दी फैल गए रहते की तरह। विश्व गुरु की असलियत यही थी कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी अगर स्ट्रांग होती तो हम इतनी जल्दी रहते की तरह नहीं फैलते। दोस्तों, यही ना ध्यान रखिएगा कि जो हमारे स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये हमको एक बहुत बड़ा मनोबल देती है,
ठीक है। और जो ऑयल है ये दुनिया की ऊर्जा की सबसे बड़ी धड़कन होती है। जो ऊर्जा को नियंत्रित करेगा वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, और जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा वो राजनीति को प्रभावित करेगा। और दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार जो है दोस्तों इन्हीं क्षेत्र में है, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में, कुवैत में, कतर में, यूएई में। और यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका की नहीं है, ये प्रभाव वर्सेस अप्रभाव की, ईगो वर्सेस ईगो की वॉर बन चुकी है। हमारे पास, हमको पता है कि हमारे पास जो ऑयल के कुएँ वो अब नहीं है, बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है, जो हमको बाहर से मंगवाना ही है। एक आम जनता भी, एक आम व्यक्ति भी आइडिया लगा लेता है कि अगर आने वाले समय में महंगाई बढ़ जाती है तो वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता है। जहाँ वो महीने में सामान मंगाता था अपना एक साथ, तो वो 2 महीने का सामान इकट्ठा कर लेता है। चलो कुछ तो रुपये उसको बच जाएंगे, महंगाई के ज़्यादा स्टोरेज करना पॉसिबल नहीं है घर के अंदर, लेकिन एक आम इंसान भी अपनी चद्दर को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करता है। और दोस्तों एक ट्रेन इस समय सिर्फ तेल नहीं ले जा रही है, ध्यान रखिएगा, ईरान का, वो दुनिया को एक संदेश भी दे रही है। यह संदेश ये दे रही है कि नाकेबंदी का जवाब हमेशा युद्ध नहीं होता है, कभी कभी जवाब एक नई पटरी भी हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, या इस वीडियो के बाद, इस इमेज के बाद, ईरान के इस एक्शन के बाद क्या ईरान समझौते के लिए तैयार होगा? क्या चीन और पाकिस्तान के साथ ये व्यापार और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत भविष्य में फिर से ईरान के साथ ऊर्जा संबंध मजबूत कर पाएगा? क्योंकि हमारे देश के बाबूजी इजराइल जाते हैं, ईरान के दुश्मन देश के यहाँ पे जाते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं फादरलैंड। तो क्या इस बात से ईरान को मिर्ची लगी होगी या फिर नहीं? थिंक अबाउट इट। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत को राष्ट्रीय हित में ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहिए, या फिर ट्रंप के साथ में हमको अपनी दोस्ती और निभानी चाहिए, उसके इशारों पर नाचना चाहिए? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कल इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।